हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में भी सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और सल्तनत काल के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और इसका अंतिम वंश जो है लोधी वंश, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्रमशः। उसके बाद हम लोग जो है सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी सैनिक व्यवस्था, इन सब के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज स्पेशली इस क्लास में जो है हम लोग सल्तनत कालीन कला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कला के कई रूप होते हैं। कला में आपका संगीत कला आता है, चित्रकला आता है, मूर्ति कला आता है और स्थापत्य कला भी आता है। तो मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत कला की अगर हम लोग बात करें तो सल्तनत काल में इन सब कलाओं का विकास बहुत कम देखने को मिलता है, किंतु स्थापत्य कला का जो है विकास इस काल में सबसे अधिक देखने को मिलता है। मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत कला का विकास जो है मुगल कालीन शासकों के शासनकाल में देखने को मिलता है। यहाँ विशेष करके जो है स्थापत्य कला का ही जो है अधिकता देखने को मिलती है सल्तनत काल में। यानी लगभग सभी शासकों के द्वारा जो है कुछ न कुछ स्थापत्य कला से संबंधित कुछ न कुछ निर्माण कार्य करवाए गए थे, जिनसे कि अक्सर एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है सल्तनत काल में स्थापत्य कला यानी किन किन शासकों के शासनकाल में क्या क्या निर्माण करवाए गए थे और किन किन निर्माण से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, उन सभी निर्माण के बारे में जो है हम लोग आज इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों, यह गुलाम वंश का संस्थापक रहता है। और ये गुलाम वंश जो दोस्तों, इसका शासनकाल यानी 1206 से आरंभ माना जाता है। गुलाम वंश यानी सल्तनत काल का प्रथम वंश रहता है आपका गुलाम वंश। इसका आरंभ 1206 में होता है और अंतिम वंश रहता है सल्तनत काल का आपका लोधी वंश। लोधी वंश, इसका अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी। उसका युद्ध जो है बाबर के साथ 1526 में पानीपत के मैदान में होता है और इस युद्ध में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी जो है वह हार जाता है और बाबर जीत जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जिस गुलाम वंश के स्थापना के साथ सल्तनत काल का आरंभ होता है 1526 में, उसी यानी सल्तनत काल का जो अंत है आपका 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से हो जाता है। तो ये इसका सल्तनत काल का शासनकाल रहता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है दोस्तों, यह आपका 1206 से 1210 के आसपास इसका शासनकाल माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों गुलाम वंश का, सल्तनत काल का और तुर्क वंश का संस्थापक माना जाता है। अब इसको कैसे संस्थापक माना जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक तो ये था, मैंने अभी बताया। सल्तनत काल का संस्थापक इसे क्यों माना जाता है? क्योंकि सल्तनत काल का सबसे प्रथम वंश जो था वह गुलाम वंश था। तो चूँकि गुलाम वंश का संस्थापक ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो इसी वजह से सल्तनत काल का भी संस्थापक इसे माना जाता है। वहीं तुर्क वंश का संस्थापक भी इसे माना जाता है, क्योंकि जो इसके जो आरंभिक 3 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तीनों वंश जो है आपका तुर्क वंश थे। यानी तुर्कों का शासन, इन तीनों वंशों के जो शासक थे वे तुर्क वंश के शासक थे। तो इस वजह से तुर्क वंश का संस्थापक भी इसे माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का भी संस्थापक हुआ, सल्तनत काल का भी संस्थापक हुआ और भारतीय इतिहास में तुर्क वंश का यानी तुर्क वंश का भारत में आगमन या स्थापना जो है इस गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया जाता है। अब इसके निर्माण से संबंधित हम लोग बातों को जानते हैं। तो इसका सबसे प्रमुख जो निर्माण है दोस्तों, वह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद माना जाता है, जो कि 1192 में राय पिथौरा में इसका निर्माण किया जाता है। तो 1192 में दोस्तों आपका होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये तराइन का द्वितीय युद्ध जो है दोस्तों पृथ्वीराज
चौहान जो कि चौहान वंश का शासक रहता है। अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र इनका शासन का क्षेत्र रहता है। और मोहम्मद गौरी जो कि आपका इसका यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है मालिक कहिए, यानी ये मोहम्मद गौरी का दास रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन दोनों के बीच जो है आपका 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। उसी काल में क्या होता है, उसकी मृत्यु के साल में ही जो है राय पिथौरागढ़ जो है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रहती है। तो इस राजधानी में ही ये क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है। इस यानी 1192 में राजा तो यानी कि शासक तो आपका मोहम्मद गौरी ही रहता है, किंतु ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उस समय जो है इस यानी गवर्नर के रूप में प्रांतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त रहता है। उस समय ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के शासनकाल में, तो उस गवर्नर के रहते यानी गवर्नर के पद पर रहते हुए जो है यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है निर्माण करवाया जाता है 1192 में उसके द्वारा राय पिथौरा में। और यह जो है दोस्तों सबसे प्राचीनतम मस्जिद माना जाता है। इसके पहले जितने भी शासक थे, चाहे मोहम्मद गजनवी हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, जो भी है, इन लोगों ने जो है किसी के द्वारा भी जो है इस प्रकार के निर्माण को यानी निर्माण का प्रारंभ नहीं किया गया था। तो चूँकि अब ये मोहम्मद यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, यानी कि ये इसके द्वारा ही जो है आपका इस कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, चूँकि इनको रहना है यहाँ अब, तो धार्मिक स्थल चाहिए। इस्लाम धर्म के अनुसार जो मस्जिद है आपका धार्मिक स्थल माना जाता है, तो इस वजह से जो है इन मस्जिद का निर्माण इसके द्वारा करवाया जाता है। भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीनतम मंदिर जो है आपका ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ही रहता है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 ईस्वी में करवाया जाता है। इसका अगला निर्माण जो है वह कुतुब मीनार का निर्माण माना जाता है, और यह जो है महरौली में स्थित है, यानी कि दिल्ली के पास महरौली नामक स्थान है, वहाँ जो है इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। और ये निर्माण जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यानी कि एक सूफ़ी संत रहता है, इसका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत बड़ा भक्त रहता है, तो उसकी याद में ही जो है इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। और इसका निर्माण जो है 1206 ईस्वी में करवाया जाता है, यानी जिस वर्ष यह शासक बनता है, राजा बनता है, तो उसके द्वारा जो है उसी वर्ष जो है ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जाता है। दोस्तों कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि कुतुब मीनार किसकी याद में निर्माण करवाया गया है कुतुब मीनार का, तो लोग क्या करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में रहता है और उसको कुतुबुद्दीन ऐबक कर देते हैं। तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तर नहीं होगा, यानी निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया जाता है, किंतु कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की या काकी जो कि एक सूफी संत रहता है, उसकी याद में जो है इसका निर्माण करवाया जाता है। और बाद में जो है 1131 में जो है यानी कि मात्र 2 मंजिला यानी कुतुब मीनार की दो मंजिला इमारत का निर्माण जो है वह यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका बाद का जो शासक रहता है इल्तुतमिश, तो ये इल्तुतमिश जब शासक बनता है तो यह क्या करता है 1131 में जो कुतुब मीनार की बाकी जो 2 मंजिला है यानी तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण 1131 में इल्तुतमिश के द्वारा जो है करवाया जाता है। तो ये कुतुब मीनार से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब इसका अगला जो निर्माण है दोस्तों वह है 2.5 दिन का झोपड़ा, और यह एक मस्जिद है। झोपड़ा से मतलब झोपड़ा नहीं है, यह एक मस्जिद है, और कहा जाता है कि मात्र 2.5 दिन में ही जो है इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो इस वजह से जो है इसे 2.5 दिन का झोपड़ा यानी इसका नामकरण किया गया। और यह जो है संस्कृत विद्यालय जो कि विग्रहराज चतुर्थ जो कि आपका
राजपूत एक शासक रहता है, उसके द्वारा जो है संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया जाता है। उस विद्यालय के प्रांगण में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, यानी सरस्वती माता की मूर्ति मंदिर बना करके मूर्ति स्थापित की जाती है। तो कहा जाता है कि इस मूर्ति यानी मंदिर को जो कि विग्रहराज के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, उस मंदिर को तोड़ करके ही जो है ये 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया जाता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण से संबंधित यानी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो एग्ज़ाम्स में प्रश्न के रूप में बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। अब इसका अगला शासक है गुलाम वंश का इल्तुतमिश। और ये इल्तुतमिश जो है दोस्तों, इसका शासनकाल 1211 से 1236 माना जाता है। और ये इल्तुतमिश जो है इस कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी रहता है और गुलाम भी रहता है। इसके द्वारा भी बहुत से निर्माण कार्य किए जाते हैं, यानी स्थापत्य कला में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो आइए इनके प्रमुख निर्माणों से संबंधित यानी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो निर्माण है वह सुल्तानगढ़ी का मकबरा माना जाता है। और यह मकबरा जो है आपका यानी मकबरा निर्माण का जनक इसे यानी इल्तुतमिश को कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो है यानी कि यह इसका एक बड़ा पुत्र रहता है, उस पुत्र को यह बहुत प्रेम करता है और उस पुत्र की जो मृत्यु बंगाल विद्रोह के दौरान हो जाती है, तो उसकी याद में ही जो है यह इस मकबरा का निर्माण करवाता है, जो सुल्तानगढ़ी के मकबरा के नाम से जाना जाता है। और ये चूँकि यहाँ मकबरा का सर्वप्रथम निर्माण भारत में इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया जाता है, तो इस वजह से इसे मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं कि मकबरा निर्माण का जनक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को जो है मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। इसके अलावा वह 1235 में यानी 1236 में उसकी मृत्यु होती, तो 1235 में वह अपना मकबरा भी बनाता है जो कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के नज़दीक रहता है। यानी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के नज़दीक है जो वह अपना मकबरा बनवाता है 1235 में। और हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया जाता है। इसका अगला जो महत्वपूर्ण निर्माण है वह दोस्तों बदायूं का जामा मस्जिद माना जाता है। और यह जो मस्जिद है दोस्तों 13वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा इमारत माना जाता है। यानी 13वीं सदी का सबसे बड़ा जो है भारत का जो है बड़ा इमारत ये बदायूं का जामा मस्जिद था। और इसका जीर्ण यानी बाद में जब इसमें टूट फूट होता है तो ये उसका जीर्णोद्धार जो है मोहम्मद बिन तुगलक और मुग़ल शासक अकबर के द्वारा जो है इस इमारत का जो कि एक मस्जिद रहता है जामा मस्जिद, उसका जीर्णोद्धार जो है बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के द्वारा करवाया जाता है। तो ये जीर्णोद्धार से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। इसका अगला जो निर्माण है दोस्तों वह है अतारी किन का दरवाज़ा। इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और यह जो है जोधपुर के नागौर में स्थित है। और यह इसका जीर्णोद्धार जो है यह भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। यानी बाद में जब इसमें टूट फूट होता है तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक रहता है, यानी अगला शासक अगले वंश का, तो इसके द्वारा जो इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। तो ये इल्तुतमिश के निर्माण से संबंधित प्रमुख जानकारियाँ थी। अब हम लोग इस वंश का जो यानी गुलाम वंश का अंतिम प्रतापी शासक रहता है बलबन, उसके बारे में जानते हैं। तो इसका शासनकाल 1266 से 286 रहता है। और इसके द्वारा लाल महल का निर्माण करवाया जाता है और ये खुद का मकबरा बनवाता है। यानी लाल महल चूँकि इसका रंग लाल रहता है इस वजह से इसका नाम लाल महल पड़ता है और यह स्वयं का मकबरा भी बनाता है। तो यह जो मकबरा दोस्तों विशुद्ध इस्लामी शैली का प्रथम मकबरा माना जाता है। यानी इल्तुतमिश के द्वारा भी जो है मकबरा का निर्माण करवाया जाता है जो कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा के नाम से जाना जाता है, किंतु इसके द्वारा यानी बलबन के द्वारा जो आपका निर्माण करवाया जाता है स्वयं का मकबरा का, तो वह जो है विशुद्ध
इस्लामी शैली का प्रथम मकबरा रहता है भारत में। तो ये बलबन के निर्माण से संबंधित जानकारी है। अगला जो इसका महत्वपूर्ण शासक रहता है वो खिलजी वंश से है, और यह खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, जो जिसका शासनकाल 1296 से 1316 माना जाता है। और इसके द्वारा जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों अलाई दरवाज़ा का निर्माण। और ये अलाई दरवाज़ा जो है दोस्तों, जो ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में सर्वप्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है, तो उस मस्जिद के 4 दरवाजे का जो है निर्माण ये यानी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार यानी 4 प्रवेश द्वार का निर्माण ये यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया जाता है, जो अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। और इसके 2 दरवाजे जो है पूर्व की दिशा में है, एक उत्तर की दिशा में और एक दक्षिण की दिशा में, और पश्चिम के दिशा में इसका कोई दरवाज़ा नहीं है। तो ये उसका प्रवेश द्वार यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इस कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार यानी 4 प्रवेश द्वार बनाया जाता है। वहीं इल्तुतमिश के द्वारा जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो इस मस्जिद का जो प्रांगण होता है यानी आंगन को वह दुगना बड़ा करवाता है। तो ये आपका हो गया अलाई दरवाज़ा से संबंधित जानकारी। अगला जिसका महत्वपूर्ण निर्माण है वह जमात खाना मस्जिद माना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसके द्वारा 1000 सितून यानी 1000 खम्बा यानी खम्बा 1000 खम्बा महल भी इसे इसके द्वारा बनाया गया, जो कि 1000 खम्भों पर स्थित है। इसके द्वारा श्रीनगर का भी स्थापना किया जाता है। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी से यानी इसके स्थापत्य निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अगला जो वंश है दोस्तों वह है मुबारक यानी अगला जो शासक है वह है मुबारक खिलजी, और इसके द्वारा ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो इससे संबंधित बस एक ही प्रश्न पूछा जाता है, मुबारक खिलजी से संबंधित ऊखा मस्जिद का निर्माण। इसके बाद गियासुद्दीन तुगलक आता है, और इसके द्वारा जो है तुगलकाबाद का जो किला है यानी एक महल रहता है, यह तुगलकाबाद का किला एक महल रहता है उसका निर्माण करवाया जाता है। और यह जो है खुद का मकबरा का निर्माण भी करता है। इसके द्वारा जो है तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की जाती है, और इसके द्वारा खुद का मकबरा भी बनवाया जाता है। दोस्तों बहुत ऐसे शासक सल्तनत कालीन थे जो स्वयं का मकबरा का निर्माण करवाते हैं। यहीं देख लीजिए 3-4 ऐसे शासक है जो स्वयं का मकबरा का निर्माण करवाते। तो ये स्वयं का मकबरा का निर्माण या मकबरा के निर्माण की जो प्रथा है आपका, ये सल्तनत काल से ही आरंभ होता है। अब इसका अगला शासक है फिरोज़ शाह तुगलक। ये फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा फिरोज़ शाह कोटला मैदान का निर्माण करवाया जाता है, जो कि आपका दिल्ली में है। और फिरोज़ शाह का मकबरा यानी कि ये भी अपने स्वयं का मकबरा का निर्माण करवाता है। फिरोज़ शाह के द्वारा अन्य कई कार्य भी करवाए जाते हैं। कई सौ नहरों का निर्माण करवाया जाता है, कई सौ यानी लगभग 1200 बागों का जो है वह निर्माण करता है। किंतु यहाँ पर सिर्फ स्थापत्य कला के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोग जो है स्थापत्य कला के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे। अब इसका अगला शासक रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये MBT के नाम से जाना जाता है, और ये फिरोज़ शाह तुगलक FST। तो ये जो MBT रहता है दोस्तों, ये MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक रहता है, और यह सबसे बेवकूफ़ भी रहता है। मीन्स ये पढ़ा लिखा तो रहता है, लेकिन इसके द्वारा जो योजनाएं लगाई जाती है, जो भी इसके द्वारा कार्य किए जाते हैं, वो सारे असफल हो जाते हैं। तो इस वजह से इसे सबसे पढ़ा लिखा और सबसे बेवकूफ़ शासक माना जाता है। तो इस पढ़ा लिखा और बेवकूफ़ शासक के द्वारा जो है आदिलाबाद का किला का निर्माण करवाया जाता है, और जहाँ पनाह का भी निर्माण इसके द्वारा ही करवाया जाता है। इसके बाद एक सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक रहता है, उसके द्वारा जो है आपका मोट मस्जिद
मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। तो ये मोठ मस्जिद सिर्फ सिकंदर लोदी का यानी सिकंदर लोदी से संबंधित एक ही निर्माण होता है जो मोठ मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों हमने क्रमानुसार सल्तनत कालीन जो शासक है उनको हमने जाना, उनके स्थापत्य कार्यों से संबंधित बातों को जाना जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अगली क्लास में जो है हम लोग स्थापत्य कला के बाद जो है हम लोग इसकी जो है यानी साहित्यिक रचना और इसके अन्य बिंदुओं पर जो है हम लोग अन्य बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो तब तक मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।